हैं निशानियां तो, लेकिन मैंने उन्हें ईमेल तो की हुई है कि वो जवाब दे दे कि अगर ये वाकई ही मेरे लिए था तो मुझे गाइड कर दें। क्यों गाइड इस तरह के देखें, वो हमारे सीनियर यूट्यूबर हैं, वो यूट्यूब में उनका काफ़ी जो है वो कह लें आप मजबूत उनकी पकड़ है यूट्यूब के ऊपर। वो बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। सवाल उठ गया है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। फिर है PTI के लिए ठंडी हवा, PTI का मुख्तलिफ हल्कों में एहतजाज, फजलुर रहमान का बयान यानी जो कि तोड़ मोड़ कर पेश किया गया गरीदा फारूकी के इंटरव्यू में। उसके बाद हमने बात करनी है सजाद जानी साहब, जिनको हम अपना भाई कहते हैं। Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आप लोगों के साथ दो चार बातें करनी हैं, जिनमें सबसे पहली बात यही है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। हालांकि हमने आपको कुछ दिन पहले बता दिया था, लेकिन दोबारा से यही सवाल उठ गया है कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। फिर है PTI के लिए ठंडी हवा, PTI का मुख्तलिफ हल्कों में एहतजाज, फजलुर रहमान का बयान यानी जो कि तोड़ मोड़ कर पेश किया गया गरीदा फारूकी के इंटरव्यू में। उसके बाद हमने बात करनी है सजाद जानी साहब, जिनको हम अपना भाई कहते हैं। उनकी कल की वीडियो किस तरह डिस्करेजिंग साबित हुई। उसके बाद है डीजल को मलऊन कहना, शेर अफजल मरवत की ट्वीट। चलें तफसील से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। उसके बाद हम आप लोगों के साथ तफसील से बात करते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल के बटन को ऑन करने का हम क्यों कहते हैं ये आपको भी पता है, इसीलिए कि देखें हम भी मेहनत करते हैं और मेहनत का थोड़ा सा सिला हमें भी मिलना चाहिए। और हमारा सिला यही है कि आप लोग हमें जो है वो इनकरेजिंग की तरफ लेके जाएँ, ना कि डिस्करेजिंग की तरफ। इनकरेजिंग इसी तरह हो सकती है कि आप लोग हमारा कंटेंट जो है वो सारे का सारा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अपने दोस्तों को भी बोला करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। लेकिन इससे बेहतर जो ये चीज़ है कि देखें हम जो भी बात करें उसको कम्प्लीटली आप देख लिया करें, सारे का सारा। हो सकता है उसमें आपको कुछ फ़ायदे की चीज़ मिल जाए, हो सकता है फ़ायदे की चीज़ ना मिले, हमारे ऊपर कोई उंगलियां उठाने की चीज़ मिल जाए, हो सकता है कोई हमें समझाने की चीज़ मिल जाए। क्योंकि हमने नया चैनल स्टार्ट किया, आप लोगों के साथ नया हमने प्रोग्राम शुरू किया, तो उसमें हम चाहते हैं कि आप लोग हमें कुछ सिखाएं। हमसे भी अगर कोई सीखते हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं सीख सकते तो कम से कम हमें तो फिर सिखाएं। चलें सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म। कौन बनेगा वज़ीर आज़म से मुराद ये है कि देखें कुछ दिन पहले फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ है, 2024 के जो इलेक्शन है पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि इलेक्शन को गुजरे हुए 9 से 10 दिन हो गए हैं, अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि हुकूमतें कौन बनाएगा। एक दिन बयान आता है, दूसरे दिन दूसरी पार्टी के साथ मिलके एक अजीब से, यानी अभी तक जो है वो बात उस तरफ नहीं गई कि कोई काबीना हलफ ले सके, वज़ीर आज़म हलफ ले सके, वफाकी काबीना हलफ ले सके, सूबाई काबीना हलफ ले सके। बात अभी तक उस तरफ नहीं बढ़ी। और उस तरफ ना बढ़ने की क्या वजह है? एक सबसे बड़ी वजह यही है कि इलेक्शन में इस दफ़ा किसी की सादा मेजॉरिटी भी नहीं आई। 2/3 मेजॉरिटी तो दूर की बात है, सादा अक्सरियत भी किसी को नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से ऐसा है। तो ये तोड़ जोड़ है और तोड़ जोड़ भी खुलम खुला नहीं करने दिया जा रहा। पता नहीं किन हलकों की तरफ से रुकावट है या आपस में एक दूसरे की कोई अनापरस्तियाँ हैं। लेकिन आपस में एक दूसरे की अनापरस्तियाँ देखते हुए जब हमने ये चीज़ देखा कि इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिल रहे हैं, हालांकि उनको तो अपना बहुत बड़ा हरीफ कहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने डीजल नाम तक रखा हुआ था। और इसी तरह मौलाना साहब जो है उन्होंने इसराइली एजेंट नाम रखा हुआ था, वो बात करने के लिए तैयार हैं। ये फिर सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं तो हमें, और तजिया नगार भी ये बताते हैं और हमें भी यही समझ आती है कि ये डोरें खुद नहीं हिल रही, इन डोरों को कोई ना कोई हिला रहा है। यानी ये इस वक्त सारे तकरीबन कठपुतलियाँ स्टाइल चीज़ बनी हुई है और इनकी डोरें कोई ना कोई हिला रहा है। और वो कौन हिला रहा है ये एक चीज़ देखने वाली है और इसके मुतल्लक मेरा ख्याल है कुछ ही दिन और गुजरेंगे फिर बात आ जाएगी। और जब यही बात हुई तो इसी वजह से जो पहले वज़ीर आज़म बनने जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, उनकी जमात की तरफ से भी उनको रोक लिया गया है कि आप अभी इसमें ना पड़ें, आप इससे दूर रहें
दें और उनको बनाने दें हुकूमत। तो ये इस वजह से अभी तक ये भी डिले चल रहा है। कल उनकी एक नवाज शरीफ साहब की सदारत में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में वफाक और पंजाब की हुकूमत का नून लीग ने जो है वो डिस्कशन की, और उस डिस्कशन में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा कह दिया कि आप लोग वफाक में ना हुकूमत बनाएं उन्हीं की जमात के, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि पीपी इतना तो हेल्प करने जा रही है कि आपको वज़ीर आज़म बनवा देगी, लेकिन उसके बदले जो जो डिमांडें वो पीपी कर रही है, क्या वो डिमांडें आप दे देंगे तो पीपी उससे रजामंद हो जाएगी? और अगर हो जाएगी तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जितना भी मलबा आएगा वो सारे का सारा मलबा आप लोगों के ऊपर गिरेगा, यानी नून लीग के ऊपर गिरेगा। पीपी उसमें पवित्र रहेगी और अगले इलेक्शनों में उसको 2/3 मेजॉरिटी तक मिलने का फिर चांस है। तो ये सारी चीज़ें देख के आप कीजिएगा। कल उनकी मुशावरत में एक दूसरे के साथ ये बातचीत चली। आगे हम बात करते हैं जी पीटीआई के लिए ठंडी हवाएं। पीटीआई के लिए यही ठंडी हवाएं हैं ना कि देखें डोरें हिलने लग गई हैं। और डोरें हिलने से हुआ क्या कि पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए सियासी लीडरान को मौका नहीं मिलता था। अब रिसेंटली इतने दिनों में एक तो देखें इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए असद कैसर साहब को इजाज़त मिल गई, अली मोहम्मद खान साहब मिले, उमर अयूब साहब मिले, उनके वकाला शेर अफजल मरवत हो गए, गौहर अली खान हो गए, वो तो मिलते ही रहते हैं। लेकिन इसमें खास चीज़ ये है कि एक ही दिन में 26 मुकदमात से जान छूटना, किसके? पीटीआई के नामजद वज़ीर आज़म जो कि उमर अयूब खान साहब हैं। ये एक रिकॉर्ड है, एक ही दिन में 26 ज़मानतें मिल जाना, ये एक रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब तो यही है कि पीटीआई की तरफ जो है वो ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं। अब जो पीटीआई वाले नून लीग को दोष देते थे, अब उन्हें फिर बताना पड़ेगा कि जब इनको ठंडी हवाएं मिल रही हैं तो किसके कहने पे मिल रही हैं और कैसे मिल रही हैं। आज के दिन यानी 17 फरवरी 2024 को हफ्ते वाले दिन 2 बजे पीटीआई का मुख्तलिफ हलकों में एहतजाज करने का प्लान है। और उन्होंने तमाम हलके नहीं लेकिन कुछ हलकों में एहतजाज करने का आज प्लान बनाया हुआ है और वो उसमें एहतजाज करेंगे। और एहतजाज के बाद देखते हैं, पहले जब भी पीटीआई के एहतजाज होते थे उनकी गिरफ्तारियां भी होती थी, सब कुछ होता था। और ये एहतजाज किस तरह होगा? बहरहाल जो उनका पंफलेट है वो पुरअमन एहतजाज का पंफलेट इस तरफा उन्होंने बनाया है, यानी उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोई नौमी वाला सिस्टम हो या कोई मुतशद्दिद हो। लेकिन पता नहीं चलता ना, जुलाई में भी इनका पीछे ऐसा ही था 2022 जुलाई में, लेकिन फिर वो भी इस्लामाबाद को आग लगा दी गई थी। तो देखें बहरहाल इसी वजह से इनको वफाक में तो खैर इजाज़त नहीं मिली, बाकी गुजरात वो दूसरे तीसरे शहरों में इजाज़त मिली है कि उस जगह के ऊपर वो अपना कट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके बाद हम मौलाना फजल रहमान का बयान तोड़ मोड़ कर बयान पेश किया गया। यानी मौलाना फजल रहमान पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। कल उन्होंने गुरीदा फ़ारूकी साहिबा को इंटरव्यू दिया। गुरीदा फ़ारूकी साहिबा का इंटरव्यू जब चला तो चैनल के ऊपर चलते हुए उसमें एक ये था कि जिसमें जनरल फैज़ का नाम लेने के लिए उन्होंने बोला कि मैंने गलती से बात की, लेकिन फिर उसके बाद वही क्लिप जो है वो फजल रहमान साहब की टीम ने बाद में दूसरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर शेयर किया और उसमें बात कुछ और थी। और जब ये एडिट करके मेन चैनल के ऊपर गुरीदा फ़ारूकी साहब का इंटरव्यू चलाया गया था, उसमें बात किसी और तरफ जा रही थी। तो ये एक तोड़ मोड़ का बयान मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने इसलिए रखा कि आप लोग एक अपनी आंखों से डिटेल से उसको देख लीजिएगा। मेरे पास वो दोनों क्लिप हैं, जो असल क्लिप था वो भी, जो एडिटेड क्लिप था वो भी। मैं प्रोग्राम तो बनाया कि आप लोगों के सामने उसको मैं शेयर कर सकूं, लेकिन चूंकि ये बात अभी ताज़ा है और है भी कंट्रोवर्शियल, तो इसमें मैं इस तरह का रिस्क नहीं ले सकता कि उसको आवाज़ के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हाँ, ये कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि आवाज़ के बगैर आप लोगों को दिखा दिया जाए, आप लोग उसको फिर बाद में अपने तौर पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी सजाद जानी साहब की कि कल की वीडियो उनकी किस तरह से डिस्करेजिंग रही थी।
पहले सबसे माजरत के साथ कि मैं थंबनेल के ऊपर अगर उनकी तस्वीर लगाऊंगा तो उनसे मैंने इस चीज़ की इजाज़त नहीं ली। लास्ट टाइम मैं तस्वीरें लगाता रहा हूँ, 2-4 दफ़ा उनकी थंबनेल के ऊपर उनकी बात की है, उनको ईमेल करता रहा हूँ। रात को भी मैंने ईमेल की लेकिन उसका जवाब नहीं आया। पहले एक दफ़ा आया था जवाब, एक दफ़ा नहीं आया था। लेकिन चूँकि रात की उन्होंने वीडियो में एक ऐसी बात की कि जिस बात के ऊपर अगर देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि हर कोई देखता ना, वो इशारे किनारों में बात हो रही थी, इशारे किनारों में लगता ये है कि मुझे बात की, चले मैंने भी सोचा कि मुझे उन्होंने बात की तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, क्योंकि मैंने सोचा इस तरह के जितनी उन्होंने निशानियाँ बताई थी वो मेरे ऊपर भी पूरी होती हैं निशानियाँ तो। लेकिन मैंने उन्हें ईमेल तो की हुई है कि वो जवाब दे दें कि अगर ये वाकई ही मेरे लिए था तो मुझे गाइड कर दें। क्यों गाइड इस तरह के देखें, वो हमारे सीनियर यूट्यूबर हैं, वो यूट्यूब में उनका काफ़ी जो है वो कह लें आप मजबूत उनकी पकड़ है यूट्यूब के ऊपर। वो बहुत सारे लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं। तो हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें गाइड कर दें, अगर आपके टारगेट हम ही थे और अगर हम ही नहीं हैं कोई और है तो चलें, फिर भी इसमें यह होगा कि हम अपना मुतमई नज़र उनके सामने पेश कर देते हैं। देखें जहाँ तक व्यूज़ की बात है, व्यूज़ इंशाल्लाह ज़्यादा हो जाएंगे, शुरू में ऐसा ही होता है। और मैं आप लोगों के चैनल पे गया था, आप लोगों के चैनल को हमने देखा सारा, शुरू में आपके साथ भी ऐसा ही था, सबके साथ ऐसा ही होता है, वैसी बात नहीं। दूसरा, कोई गलीज़ ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की गई। मेरी एक वीडियो भी आप जाके निकाल के ऐसी दिखाएं जिसमें मैंने कोई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की हो। बल्कि इतना तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बोला कि मैंने आप लोगों के टी टाइम से टी ब्रेक रखा है। तो जब मैंने इतना बताया तो फिर इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैंने कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करनी थी जिससे आप लोगों को वो गलीज़ फील हो। जी, आपके सारे कंटेंट से मैं हमायत नहीं करता होता, बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मैं म्यूज़िक लवर नहीं, मैं म्यूज़िक को पसंद भी नहीं करता और म्यूज़िक को जायज़ भी नहीं कहता। दूसरी बात ये कि आप हंसने हंसाने का काम करते रहते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर, मैं उसको बुरा नहीं कहता, उसको मैं कहता हूँ ठीक है और मैं उसको पसंद भी करता हूँ, उसके लिए आप लोगों को फॉलो भी कर रहा होता हूँ। लेकिन इसी के बरक्स जब आप बात करते हैं ना, बिल्कुल एक तो है म्यूज़िक आप अपने मुँह से गाते हैं, एक आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। मैं तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में बिल्कुल भी नहीं, लाइक भी नहीं करता और उसको किसी सूरत भी सही नहीं समझता। तो उन्हीं चीज़ों के बावजूद मैंने आपके प्रोग्राम को फॉलो किया, देखा, पसंद किया और रेगुलरली हम देखते हैं। तो उसमें कहने का ये मकसद है कि कल का जो आपका प्रोग्राम था, कल की जो आपकी वीडियो थी, उसमें एक डिस्करेजिंग पॉइंट ये था, मैं तो बहुत डिस्करेज हुआ था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने अपने आप को होमवर्क किया, समझाया, मैंने उन लोगों की तरफ गया जो बड़े बड़े जो है मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उनके व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो शुरू में इसी तरह ही हुआ करता है। हाँ, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी थी कि जिसकी वजह से आपने बकायदा मेरा एक निशानियां बता दिया, नाम तो नहीं आपने लिया, आपने निशानियां बता के, वो मैंने अपने ऊपर महसूस किया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। हाँ, वो मुझे गाइड ज़रूर कर दें, चाहे वो पर्सनल में गाइड कर दें, कि मुझे बता दें कि ये चीज़ आपको बुरी लगी है। हाँ, एक चीज़ तो जिस वजह से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ वो मैं वाज़ेह और क्लियर कर दूँ, ये है कि आपने कहा था जो चीज़ थंबनेल के ऊपर होती है अंदर या तो वो कुछ होता ही नहीं, या होता है तो अगर वीडियो 20 से 25 मिनट की है तो अंदर 1 सेकंड या 2 सेकंड की बात होती है। तो ये तो मैं खुद अपनी कई वीडियो में कह चुका हूं कि थंबनेल हमें अट्रैक्टिव भी बनाना पड़ता है, अंदर चाहे बात वो आगे जाके कहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं कि जो थंबनेल के ऊपर लिखा है वो अंदर बात ही नहीं, बात होती है वो। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसमें अपनी सारी 20 से 25 वीडियो जो भी बनाता है मिनट की, वो उसमें से सिर्फ उतना चीज़ ग्रैब करके सामने माथे के ऊपर अपने रखता है कि जिसको कोई ना कोई देखे और आके इसको अंदर जाए और जाके डिटेल हासिल करे। थंबनेल का मतलब भी यही है। बहरहाल चलें, फिर भी मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ अगर आप लोगों
लोगों को मेरी किसी बात का बुरा लगा, मैंने कोई गलीज़ ज़बान नहीं इस्तेमाल की, आप लोग मेरी सारी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। किसी तरह की ना मैंने कोई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है, ना ही मैंने कोई गलीज़ जो है वो थंबनेल ऐसा बनाया है। तो इसीलिए मैं दोबारा से फिर से माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से कि मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी वजह से मेरी बात आपको बुरी लगी। हाँ, चूँकि आप हमारे सीनियर हैं, हम जूनियर हैं और सीनियर को जूनियर को सिखाते रहना चाहिए, तो आप हमें गाइड ज़रूर कर दें, चाहे वो पर्सनल में गाइड कर दें। आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस भी मौजूद है, तो उसके अलावा आप अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखें उधर भी हमारे कंटेंट मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीज़ल को मलऊन कहना। देखें जिस तरह ना कुर्बतें बढ़ रही हैं पीटीआई की और जेयूआई फे की, इन्हीं कुर्बतों में 3-4 दिन पहले एक शेर अफजल मरवा साहब की ट्वीट थी। शेर अफजल मरवा साहब जो है उसमें अपने ट्वीट का आगाज़ ही इधर से करते हैं, मलऊन डीज़ल। उसके बाद वो सारी बातें करते करते अपने जो हैं वो फॉलोअर्स को या कह लें कि उकसा रहे होते हैं मौलाना के ख़िलाफ़। अभी जो है वो फिर इस तरह की कुर्बतें, तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी सियासी वाबस्तगी में इतने आगे ना चले जाया करें कि कल को बात करनी पड़े तो हमें कोई खफत महसूस हो। उस खफत से बचने के लिए पहले से ही इतनी चीज़ें रखें, इतना जो है वो सिर्फ मीठा उतना ही डालें कि जितना बर्दाश्त के काबिल हो, ठीक है। क्योंकि अब तो वो जिनको आप डीज़ल कहते थे अब तो अड़के गुलाब बोली, वो कल की मीम चल रही है। बहरहाल किसी को वीडियो में किसी किस्म की चीज़ बुरी लगती है, हम माज़रत है, आप हमें बता सकते हैं। हाँ, एक मैसेज आया था, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट ज़रूर कर देता हूँ। एक कमेंट और एक मैसेज ये आया था कि देखें आप अपने ईमान की फ़िक्र करें, आपने हक हतीब को हक हतीब कह दिया, उसको तो हक हतीब भी नहीं कहना चाहिए। ये ऐसा कमेंट आया था। देखें जिस बंदे का जो नाम है, हम नाम तो वो लेते हैं, बात करते हैं, हाँ, लेकिन आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ वो हमारा मेन इंट्रो था वीडियो के, उसके ऊपर फैसला ना करें। वो वाली वीडियो दोबारा जाके उसको एक दफ़ा मुकम्मल देख लें, उसको एक दफ़ा कंप्लीट देख लें। हो सकता है आपके सवालात का उसी में से ही जवाब निकले, ठीक है। और हम कोई डाई हार्ट फ़ैन नहीं है हक खतीब के, और डाई हार्ट तो दूर की बात, हम सिरे से फ़ैन ही नहीं, हम तो उनके मुखालिफ हैं, हम उनके मुखालिफ हैं, हम उनकी गलतियां बयान करते रहते हैं। लेकिन मेरे पास कोई